Welcome to lecture on Fayol's Principle of Management, presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। यूनिट 1 हमारा कंटिन्यू चल रहा है और उसमें सब यूनिट 1.2 एक्चुअल में हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 6 हमने प्लान किया इस सब्जेक्ट में अब तक, और जस्ट पिछले लेक्चर्स में हमने टेलर्स द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत की थी। फेयोल इस संबंध में एक बहुत ही फोकस्ड पर्सन उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे 14, जिसके बारे में अपन डिस्कशन अभी करेंगे। और हम देखते हैं कि फेयोल का जो एक कहें कि एक मेन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया था कि प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने योग्य होने चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उन्होंने हम कह सकते हैं कोटेशन डेवलप किया, एक कंक्लूजन डेवलप किया कि प्रबंध का कोई भी सिद्धांत हो वो एक तो काम लेने में उसको अप्लाई करने के लिए बिल्कुल फुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए तथा वह किसी भी स्थिति में लागू हो तभी वो सिद्धांत किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं। फेयोल द्वारा कुल 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के संबंध में दिए गए थे। इसमें सर्वप्रथम उनका जिस द्वारा सिद्धांत दिया गया वह कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क जिसे हम कहते हैं। पहले हम इसकी जो इन्होंने जो लैंग्वेज प्रदान की थी उसको हम थोड़ा एक बार ट्रेट करते हैं। उसमें लिखा है कि यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता और न ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह किसी कार्य में दक्ष हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए ताकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा जा सके। ये अगर आप इसको फेयोल द्वारा दिए गए सिद्धांत के रूप में इसकी जो भाषा अगर आप देखें बिल्कुल ही सरल भाषा है। आम जिंदगी में भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि आप हर आदमी जो है वो उसकी योग्यता उसका इंटेलेक्चुअल उसकी माइंड की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं, चाहे उसकी शारीरिक स्थितियां अलग अलग हैं। तो अलग अलग कामों के लिए जनरली अलग अलग लोग जो है वो उनको योग्य होते हैं, विशेषज्ञता होती है। सभी कामों के लिए कोई पर्टिकुलर एक दो आदमी जो है वो बहुत योग्य नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी संगठन में प्रबंध को ये देखना चाहिए कि जो भी उनके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी खुद की किस पर्टिकुलर क्षेत्र में विशेषता है उस चीज़ को पहले आकलन करके उसी अनुसार उनको कार्य अगर विभाजित कर दिया जाए तो जो ये बात फेयोल ने लिखी है कि हमें दक्ष परिणाम प्राप्त होंगे और उस कारण से हमारे जो है जो लोग हैं अगर वो अपने विशिष्ट कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो उसमें और ज़्यादा दक्ष और स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं वो होते जाएंगे और हमारा एक जो ओवरऑल गोल है किसी भी संगठन का वो प्राप्त करना बहुत आसान होगा। द्वितीय जो प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था वो था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अगेन आप इसकी एक बार लैंग्वेज को देखें। इसमें हमने देखा है कि इसमें फेयोल के अनुसार लिखा है कि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं और उसको कोई आप अधिकार प्राधिकार ना होते हैं ऐसा संभव नहीं होता। उसके आप किसी के द्वारा उत्तरदायित्व पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप उसको कोई काम करने के लिए एक उत्तरदायित्व देते हैं तो उसे सफिशिएंट पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। आम जिंदगी में भी कोई भी आप इसका उदाहरण देख लें। यदि आप किसी भी व्यक्ति को हम कक्षा में हम घर में कहीं भी देख लें, अगर हम काम उसको सौंपें और उसको कह दें कि नहीं बस ये आपको काम करना है, ये आपका उत्तरदायित्व है, अब उसको करने के लिए उसको क्या क्या आवश्यकता है ये अगर हम उसको वो भी उसके बारे में उसको ना दें इंस्ट्रक्शन और उसको ना उसको बताएं तो वो काम करना उत्तरदायित्व उसका उसके द्वारा निभाया जाना आसान नहीं हो पाता है। अनुशासन आम जिंदगी में भी देखने को मिलता है। प्रबंध के केस में हम देखें एक संगठन को फोकस करते हुए इसमें लिखा है इन्होंने फेयोल ने कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों नियमों
कार्यविधियों तथा निर्देशों की पालना करना पड़ता है और इसी परिस्थिति के अनुसार अनुशासित कार्य की संज्ञा दी जा सकती है। अनुशासन एक विस्तृत शब्द है जिसमें किसी संस्था के कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार तथा आदर की अभिव्यक्ति है। अनुशासन बनाए रखने से संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहायता मिलती है। लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा सा पॉइंट करें, इसमें पहली बात ये लिखिए, चाहे इंडिविजुअल की बात हो चाहे ग्रुप की बात हो, काम जो भी करने होते हैं, हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी विधियाँ काम में ली जानी होती है, उन सब के संबंध में एक स्पष्ट निर्देश हर चीज़ के लिए होते हैं, नियम होते हैं, नीतियाँ होती है। यदि सभी व्यक्ति एवं समूह उन नीतियों को, नियमों को, विधियों को, निर्देशों को सही ढंग से पालन करें, सही तरीके से पालन करें, तो वह एक डिसिप्लिन वर्क, अनुशासित कार्य के रूप में एग्जीक्यूट होता है और उससे निश्चित रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायता मिलती है। चौथा जो बिंदु है संबंध इसमें फेवल द्वारा दिया, यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता। इसमें उन्होंने बताया है कि कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आदेश देने वाले अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है, अधिकार कमज़ोर पड़ता है तथा श्रमिक की प्रवृत्ति काम टालने की हो जाती है। अतः यह सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी का औचित्य मानता है। किसी भी चीज़ में ये एग्जाम्पल आप श्रमिक के हम यहाँ पे जब चीज़ें देख रहे हैं, प्रबंध वगैरह हैं, जो भी किसी व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन को फोकस में रखते हुए हर चीज़ को इसमें यहाँ पे लिया गया है। लेकिन अगर इन सिद्धांतों को हम प्रबंध के कहीं आम जिंदगी में भी अगर हम उनको ढूंढते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो निश्चित रूप से वहाँ पे भी हमें नज़र आते हैं। तो वहाँ समझने में आसानी रहती है और उसके बाद उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन हमें करना है किसी व्यावसायिक संगठन के अंदर, उद्योग के अंदर, तो उसमें हमें उसको अप्लाई करने में आसानी रहती है। तो ये जो केस हमारे सामने अभी आ रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, यदि एक व्यक्ति को कोई काम में दिया हुआ है, उसको एक अधिकारी, उसका एक सीनियर कोई आके उसको कोई आदेश देता है, काम को क्या करना है, कैसे करना है, और उसी व्यक्ति को कोई दूसरा अधिकारी भी कोई दूसरा आदेश दे देता है, कोई दूसरा काम करने के लिए या सेम काम को अलग तरीके से करने, इस तरीके की अगर कोई बात आती है, मतलब मल्टीपल पर्सन से अगर ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए किसी को, तो उसके लिए काम का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता है और इससे उसकी दक्षता प्रभावित होती है। तो प्रेफरेंस यही है कि एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए काम करने के लिए। इसके जद समानता में हम थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक चीज़ और देखें, वहाँ आदेश की एकता की बात की थी और ये पांचवा प्रिंसिपल निर्देश की एकता, दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है जिसको आप अभी समझिएगा। जैसे पहले से इसकी लैंग्वेज को देखिए, एक ही प्रकार के कार्यों के लिए, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, फोकस हो रहा है कार्य के लिए, कार्य पर फोकस है, और वो भी क्या, एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। निर्देशों की एकता में फेवल का आशय है सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए। फेवल के अनुसार संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों की कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेशों की एकता आवश्यक है। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे उन्होंने किया है कि संगठन एज ए होल की कुशलतापूर्वक संचालन के लिए किसी भी इंडिविजुअल या उसके ग्रुप को जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो सिमिलर होने चाहिए, और इससे संगठन की कुशलतापूर्वक संचालन की बात हो रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी की खुद की कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको आदेश एक ही अधिकारी द्वारा मिले, भिन्न भिन्न अधिकारी से न मिले। सामान्यतः इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि इनमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, ये सामान्यतः अंतर कई बार एक छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो उसको आपको इसमें इन प्रिंसिपल्स को का उल्लेख करते हुए उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करनी चाहिए। छठा प्रिंसिपल, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित कौन। इसमें हम पढ़ें, देखें जरा कि स्लाइड में हमने मैटर क्या लिखा है कि किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को महत्व दिया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंध का मुख्य दायित्व है, फिर भी यदि इनमें कहीं टकराव है तो सामूहिक हितों की रक्षार्थ व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए।
और एक सिंपल सी बात है कि कोई ग्रुप को काम करना है किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए, और काम करते वक्त चूँकि ग्रुप है, विभिन्न व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर निर्णय जो है वह किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति को हो सकता है उसकी माफिक नहीं हो, उसके अनुसार नहीं हो, लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट में सही है तो उसको प्रायोरिटी प्रबंध को देनी होती है, ना कि किसी व्यक्तिगत कोई हित के लिए उनको फोकस करना नहीं चाहिए एक्चुअल में। सेवंथ प्रिंसिपल दिया है कर्मचारी को पारिश्रमिक रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई आदमी काम करता है तो उसके बदले में उसको जो उसका एक पारिश्रमिक जो सामान्यतः हम कह सकते हैं करेंसी मुद्रा के रूप में दिया जाता है। अतः कर्मचारी को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए तथा भुगतान करने की उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली एवं कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन एवं क्षमता से कार्य करते हैं एवं श्रम संबंध अधिक अच्छे बने रहते हैं। पहली बात तो यह है कि जो आदमी जिस प्रकार से काम कर रहा है उसका एक उचित हम कह सकते हैं पारिश्रमिक जो है उसको मिलना चाहिए, और उसको पारिश्रमिक जो दिया जाता है उसकी विधि भी बहुत सिंपल सी होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को दूसरों के कंपैरिजन में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रेरणात्मक मजदूरी, उनकी मुख्य जो मूल मजदूरी है उसके अतिरिक्त यदि कोई काम अच्छे ढंग से करता है तो अलग अलग विधियों से यह निर्धारित करते हुए एक इंसेंटिव मजदूरी प्रणाली भी लागू की जानी चाहिए। केंद्रीकरण। फेयल की मान्यता है कि किसी संस्थान में प्राधिकारों का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्व का संतुलन बना रहे। केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्थान की प्रकृति किस प्रकार की है, अधीनस्थों की कार्यकुशलता का स्तर क्या है। जो ऑर्डर्स हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक एक सीधी लाइन में अगर चलें तो हम कह सकते हैं ये इस प्रकार का है कि ये एक लाइन अथॉरिटी के रूप में काम करता है। और अगर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी की को ऑर्डर्स दी जाने का एक सेंट्रलाइज है अथॉरिटी डेवलप कर रखी है, तो ये उस पर निर्भर करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। उसी अनुसार आपको अथॉरिटी और दायित्वों में संतुलन बनाए रखते हुए उस स्तर तक की सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज का निर्माण संगठन में करना चाहिए। स्केलर चेंज। श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य है कि किसी उपक्रम में नीचे तक तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य कम्युनिकेशन संप्रेषण जो है के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए और सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए। श्रेणी श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इस आदेश की एकता स्वतः ही पालन हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रक्चर कभी किसी का भी देखें, जैसे आप घर में भी लीजिए, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपके बड़ा या आपके छोटा भाई या बहन है, तो एक प्रकार का एक अगर कोई किसी प्रकार को अगर हम अज्यूम करें कि आप देखेंगे कि अगर फादर मदर को बोलते हैं कुछ चीज़, मदर आपके बड़े या छोटे भाई, बड़े भाई हैं तो उनको, बड़े सिस्टर तो उनको कुछ बोलते हैं और वो आपको कुछ और बोलते हैं। इस प्रकार से और आपकी जो आदेश जो हैं या एक दूसरे की 1 to 1 कम्युनिकेट होते रहते हैं, जिससे जो ये कह रहे हैं इसमें लास्ट में यूनिटी ऑफ ऑर्डर ऑटोमेटिकली उसमें फॉलो हो जाती है। अगला प्रिंसिपल हम देख रहे हैं व्यवस्था का, ऑर्डर्स का मुख्य रूप से फोकस किया, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उन सभी के लिए एक स्थान निर्धारित रहना चाहिए। ये एक मूल बात है और उसी स्थान पर वस्तु या व्यक्ति उपलब्ध भी रहे, तो ये इस तरह की चीज़ को हम व्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु और व्यक्ति दोनों ही उचित व्यवस्था करना है ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइन बोल रही है, आपने किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कहा और उसको वहीं रहने के लिए कहा, अगर वो वहीं रहता है, वो काम करता है तो उसका उत्तरदायित्व वहीं बनता है। और अगर आपने उसको
काम दे दिया लेकिन उसको उस स्थान पर रहने के लिए उसका इंस्ट्रक्शन बाध्यता नहीं की, तो वह काम की जो भी अगर उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन आता है जो संस्था के हित में नहीं हो तो वह उससे स्किप करने की, अपना उत्तरदायित्व स्किप करने का कोशिश कर सकता है। इसलिए ये व्यवस्था का सिद्धांत अपनाया जाना काफ़ी आवश्यक है। इक्विटी या समानता, प्रबंध न्यायपूर्ण दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त कर सकता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। प्रबंधकों द्वारा किए गए क्षमतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों की निष्ठापूर्वक और समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देते हैं, जिसमें उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनमें आप उनके साथ अपना बहुत ही अफेक्शन का संबंध रखें, और जो लोग वफादारी से काम करते हैं उनका उनके आप प्रॉपर उनके साथ व्यवहार करें ताकि वह निष्ठापूर्वक काम करने के लिए समर्पित रह सकें। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब आदमी या व्यक्ति कहीं काम करता है किसी संगठन के साथ, और यदि उसको यह हमेशा भय रहे कि उसको कभी भी इस नौकरी से निकाला जा सकता है, तो वो सही अपना फोकस होकर अपने सही क्षमता के साथ, सही दक्षता के साथ कार्य करना उसके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को काम का एक कार्यकाल का उसकी एक इनिशियली उसको आइडिया रहे कि कम से कम उसे इतने समय तक सेवा सुरक्षा रहेगी, और ताकि वह अपना ध्यान लगाकर पूर्ण क्षमता के साथ, कार्यकुशलता के साथ काम कर सके, और इससे एक स्थिरता का वातावरण रहे, और वो निश्चित रूप से अस्थिरता का वातावरण संगठन के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। संभवतः ये एक स्लाइड डबल हुई है, कोई इसमें आप स्किप कर लें। ये हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव करके 13वां प्रिंसिपल है। फ्यूल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है, उसको कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है, तो प्रबंधन को उसे मान्यता देना चाहिए ताकि उनको पहल क्षमता का विकास हो सके। प्रबंध का प्रमुख ध्येय यही है कि व्यक्तियों को उस स्तर तक विकास कर दिया जाए कि वह अपने कार्य को भलीभांति समझने लगे तथा उन्हें करने के लिए तत्पर रहें। व्यक्तियों में स्वयं कुछ करने की भावना का विकास होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इससे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये पूरा विवरण जो इसमें लिखा गया है, मूल रूप से समझने की बात है कि इनिशिएटिव, किसी भी काम को करना, अपने मन से उसके बारे में सोचना, कि विधियों के बारे में सोचना, अच्छी कार्यदिशाओं के बारे में सोचना, कम समय लगे, अच्छी गुणवत्ता हो। यहाँ फिर जो काम चल रहा है उसमें कोई तरीका बदला जाए जिससे उसमें किसी चीज़ में और जो है इम्प्रूवमेंट होने की संभावना हो। इस तरह की बातें यदि हमारे साथ काम करने वाले श्रमिक या और अन्य लोग काम करने वाले सोचते हैं और आपके पास लाते हैं, तो उन पर संपूर्ण गहनता से विचार करना चाहिए। और यदि वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर वो हमें सारी चीज़ सही लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। उनके इनिशिएटिव्स को की जो भावना है उसको बढ़ावा देना चाहिए। सहयोग की भावना, सहयोग भी एक प्रबंध के लिए उन्होंने दिए हैं सारे सिद्धांत, जबकि आप देखेंगे ये सभी मैंने बार बार कहा, आम आदमी की आम जिंदगी में भी ये जनरली हमें देखने को मिलते हैं, लागू होते हैं, उनका हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए हम क्या लिखा है कि संगठन की शक्ति के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त करना ही असंभव होगा। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हों और आपस में मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि संस्थान निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार का विवरण अंकित जो है वो मैंने पढ़ा है पहले, जो कि जनरली किताबों में दिया हुआ है फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ। तो हम इसको मोटे रूप से हम खुद अपने ही भाषाओं में इसको समझने की कोशिश करें। कोऑपरेशन, सहयोग, ये एक आवश्यक होती है किसी भी ग्रुप के, किसी भी संगठन के काम करने के लिए। और आपका जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक इंडिविजुअल के बजाय सब मिलजुल कर अगर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, सहयोग करके कार्यों को करने की कोशिश करें तो लक्ष्य प्राप्त करना जो है वो हमेशा
अच्छा संभव हो पाता है और उसकी जो है लाभप्रद होता है, सभी का उसमें एक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस्ड ये लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया है, और आप इसके संबंध में आप अध्ययन कीजिए इसको वापस से अपनी आम जिंदगी में भी इसको कहीं इसके उदाहरणों को ढूंढने की कोशिश कीजिए इन सभी सिद्धांतों के संबंध में। और आप इसमें अपने जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिससे जो व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। आपके व्हाट्सएप पे अगर क्वेरीज आती हैं तो उसको मैं आपको सॉल्व करके आपको संतुष्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट में हम अभी 1.2 सब यूनिट जो चल रहा है उसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ या उसकी अतिरिक्त उसके अगले लेक्चर में हम 1.2 जो हमारा काफ़ी लंबा एक सब यूनिट रहा है उसके संबंध में किस किस प्रकार से विभिन्न क्वेश्चंस, प्रश्न छोटे बड़े डिस्क्रिप्टिव और टाइप के और डेवलप हो सकते हैं उसके बारे में ट्यूटोरियल्स के साथ में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।